बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिक टैक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद, टोटल इनकम को समझने के बाद, टैक्सेबल इनकम को समझने के बाद, बेसिक टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के बाद, रिबेट्स वगैरह समझने के बाद, आज हम जा रहे हैं अब इन डिटेल टोटल इनकम में एक एक करके जो हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं उनको समझने के लिए। और सबसे पहला हेड ऑफ इनकम हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, वो क्या है? वो है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम सैलरी को किस तरह डील करेंगे। इस अब तक तो आपके सामने सैलरी की एक वैल्यू आ गई थी जो आपने टोटल इनकम का पार्ट बना दी थी, लेकिन उस वैल्यू में क्या कुछ शामिल होगा, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना, ये तमाम डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सैलरी। यानी सैलरी का चैप्टर हम इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हम सारी बातें कवर कर चुके होंगे, और अब ये बातें हम पिछली बातों से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमें बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। नाउ ठीक है जी। अब ये बताइए, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तो ऑब्वियसली सैलरी जो है वो टैक्स ईयर में टैक्स होगी ना। एक टैक्स ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? नॉर्मली एक टैक्स ईयर में 12 मंथ होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल हो। ठीक है। प्रैक्टिकली सैलरीड पर्सन को स्पेशल टैक्स ईयर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसको तो अपनी 12 महीने की सैलरी पे टैक्स देना है, तो वो जुलाई से लेके जून तक की सैलरी पर बड़ी आसानी से टैक्स दे सकता है। और गवर्नमेंट भी जो सैलरी रिवाइज करती है, बजट लाती है, वो भी जुलाई से जून तक का होता है। तो जो सैलरी रिवाइज होगी अगले बजट में, वो भी जुलाई से जून तक की होगी। यस और नो? तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो तो सैलरीड पर्सन होते हैं, और वो सैलरीड पर्सन फॉलो ही क्या करता है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, ये एक बुनियादी बात आपने समझ रख दी। अच्छा जी, अब बात ये होती है कि सैलरी की अगर आप टैक्सेबिलिटी समझते हैं तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। सैलरी मिलती कब है? मंथ खत्म होने के बाद। जवाब दें। सैलरी मिलती कब है? मंथ खत्म। प्रैक्टिकली तो सैलरी मंथ खत्म होने के बाद मिलती है। ठीक है। अब फर्ज कर लें कि एक बंदे ने जॉब शुरू की 1 जनवरी से, तो उसका टैक्स ईयर कहाँ एंड हुआ? एक शख्स ने जॉब शुरू की 1 जनवरी से, तो उसका टैक्स ईयर कहाँ एंड हुआ? 30 जून बेटा, नॉर्मल टैक्स ईयर। तला 30 जून नॉर्मल टैक्स ईयर। यही तो समझा रहा था। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ने जॉब शुरू की 1 जनवरी 2020 से, और उसका टैक्स ईयर एंड हुआ 30 जून 2020 पर। ऐसा ही है। तो उसने टैक्स ईयर 2020 में कितने मंथ की सर्विसेज दी? 6 मंथ्स की। गुड। लेकिन उसने टैक्स ईयर 2020 में कितने मंथ्स की सैलरी रिसीव की? 12 मंथ की। हमजा, क्या कह रहे हो यार? अगर उसने जॉब जनवरी से ज्वाइन किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर उसने 6 मंथ की सर्विसेज दी हैं, तो उसने कितने मंथ की सैलरी रिसीव की? 5 मंथ्स की। जनवरी की सैलरी मार्च, जनवरी की सैलरी फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, मई की जून में, और जून की कब रिसीव की? अगले टैक्स ईयर में। क्या ख्याल है? तो काम किया कितने मंथ्स? 6 महीने। और सैलरी रिसीव की कितने मंथ्स की? 5 महीने की। अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि इस टैक्स ईयर में उसकी कितने मंथ्स की सैलरी टैक्स होगी? 5 मंथ्स की या 6 मंथ्स की? काम किया है 6 महीने, और सैलरी रिसीव की है कितने मंथ्स की? 5 महीने की। अच्छा, अब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हमारी बहस नहीं है। लॉ क्या बोलता है? पहला पॉइंट, सैलरी इज टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन रिसिट बेसिस।
सैलरी जो टैक्स ईयर में टैक्स होती है वो रिसिट बेसिस पे टैक्स होती है। तो आप जानते हैं अकाउंटिंग के दो है ना, अक्रूवल बेस और टैक्स बेस। अक्रूवल बेस के लिहाज से 6 महीने की इनकम ड्यू हुई है, लेकिन रिसिट बेस के लिहाज से कितने मंथ्स की सैलरी रिसीव हुई है, 5 मंथ्स की। तो बताइए लॉ, टैक्स लॉ जो है वो सैलरी को अक्रूवल बेस पे टैक्स कर रहा है या रिसिट बेस पे टैक्स कर रहा है? लॉ क्या बना? लॉ आपकी सैलरी को रिसिट बेसिस पर, कैश बेसिस पर टैक्स करना चाह रहा है या अक्रूवल बेसिस पर? तो अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट देखें तो 6 महीने की इनकम अर्न हो गई, उसूली तौर पे 6 महीने की इनकम पे टैक्स देना चाहिए, लेकिन लॉ कह रहा है नहीं, सैलरी इन अ टैक्स ईयर इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। सैलरी को हम टैक्स करेंगे रिसिट बेसिस पर। तो आप बताइए आप कितने मंथ्स की सैलरी पे टैक्स हुई, 6 महीने की या 5 महीने की? 5 महीने की। आगे बढ़ते हैं, टैक्स ईयर 2021 में जाते हैं। टैक्स ईयर 2021 में उस शख्स ने काम किया 12 महीने। यस, अगला साल बढ़ते हैं ना, अगले साल मूव करते हैं। टैक्स ईयर 2021 में उस शख्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू की कितने मंथ्स? 12 मंथ्स। सैलरी रिसीव की कितने मंथ्स की? सैलरी रिसीव की कितने मंथ्स की? जवाब है 12 महीने की। 12 महीने की। पिछले साल की जून की सैलरी, पिछले साल की जून की सैलरी और इस साल के 11 मंथ की सैलरी, तो कितनी रिसीव की? 12 मंथ की सैलरी। तो अब तो साइकिल चल पड़ा ना। अब 11 मंथ की सैलरी करंट टैक्स ईयर की रिसीव की और 1 मंथ पिछले साल का अक्रूवल रिसीव किया। रिसीव कितना हुआ ये देखना है। तो सैलरी कितने मंथ्स की रिसीव की? 12 मंथ्स की। टैक्सेबल कितने मंथ्स की सैलरी होगी? 12 मंथ्स की। कोई मुश्किल बात बेटा? तो सैलरी इज टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन रिसिट बेसिस। सैलरी जो टैक्स होगी वो रिसिट बेस पे टैक्स होगी। सिनेरियो समझ में आ रहे हैं? अच्छा जी, सिनेरियो नंबर 3 बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा बात को। अगर यही सिचुएशन एग्जाम में आती है कि एक बंदे ने जनवरी से जॉब ज्वाइन की है और जून पे उसका टैक्स ईयर एंड हो रहा है और उसने काम किया है 6 महीने, तो जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि 1 मंथ की सैलरी अगले मंथ में रिसीव होती है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि 6 मंथ्स काम किया और 6 मंथ्स की सैलरी क्या होगी? टैक्स होगी। यानी ये जो अगले मंथ में रिसीव होने वाली बात है हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है? और आमतौर पे गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरी तो मंथ के एंड पर ही उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब इसका तीसरा सिनेरियो बनाने जा रहा हूं। एक इंडिविजुअल ने टैक्स ईयर 2020 में काम किया 12 महीने। एक इंडिविजुअल ने टैक्स ईयर 2020 में काम किया, जवाब दे बेटा। एक इंडिविजुअल ने टैक्स ईयर 2020 में काम किया कितने कितने महीने? 12 महीने। कोरोना वायरस आ गया और बिजनेसेस बंद हो गए, उसकी सैलरी भी लेट हो गई। जॉब से नहीं निकाला मालिक ने, लेकिन सैलरी लेट हो गई, डिले हो गई, डेफर हो गई। क्या ख्याल है? यानी फर्ज करें उसने काम किया टैक्स ईयर 2020 में 12 महीने और उसको सैलरी मिली 10 मंथ्स की। तो अब बताइए टैक्स ईयर 2020 में कितने मंथ्स की सैलरी टैक्स होनी चाहिए? 10 मंथ्स की। करेक्ट आंसर। गुड। टैक्स ईयर 2021 में हालात अच्छे हो गए, कोरोना वायरस खत्म हो गया, बिजनेसेस चल पड़े,
हुकूमत ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस कर दिए, यहाँ आवाम के हाथ में ट्रांसफर पेमेंट्स आ गई एहसास प्रोग्राम के तहत, और इकोनॉमी एकदम से बूस्ट कर गई, हालात अच्छे हो गए। तो टैक्स ईयर 2021 में उसने काम किया 12 महीने, ना सिर्फ टैक्स ईयर 2021 की सैलरी मिली, बल्कि पिछले साल के 2 मंथ्स के एरियर्स भी मिल गए। तो टैक्स ईयर 2021 में उसने काम किया 12 महीने, सैलरी रिसीव की 14 मंथ्स की। जरा बताइए टैक्स ईयर 2021 में कितने मंथ्स की सैलरी टैक्स होगी? 14 मंथ्स की। 14 मंथ्स, 13 नहीं ना तला, वो वाली बात हम अज्यूम नहीं करेंगे ना। कौन सी वाली बात? क्या एक सैलरी जो है वो अगले मंथ मिलेगी, वो बात तो हमने कहा जब तक स्पेशली मेंशन ना हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। भाई काम किया 12 महीने, उन 12 महीनों की भी सैलरी मिली, और पिछले 2 मंथ्स के क्या मिले, एरियर भी मिल गए। तो काम किया 12 महीने, सैलरी रिसीव की 14 मंथ्स की। टैक्सेबल सैलरी कितने मंथ्स की होगी बताइए? अब कितने मंथ्स की सैलरी को टैक्स करें? 14 मंथ्स की। पहली लाइन बड़ी सिंपल है, सैलरी इज टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन रिसिट बेसिस। सैलरी की टैक्सेबिलिटी किस बेस पर है? रिसिट बेसिस पर है। तो अब एक अगला सवाल, क्या किसी एम्प्लॉय की सैलरी अक्रूवल बेस पे टैक्स हो सकती है? यानी रिसिट बेस पे टैक्स ना हो, बल्कि वो हो जाए अक्रूवल बेस पे टैक्स। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, हाउ एवर सैलरी में बी टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ, अगर वो ब्लर दिख रहा हो आपको तो उसको आप लिख लीजिएगा अपने पास। However, salary may be taxed on accrual basis in case of an employee of a private company if the commissioner is of the view that the payment of salary was deferred. ठीक है जी। तो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो अक्रूवल बेस पे टैक्स हो सकती है, वो भी किसके ऑप्शन पर? टैक्स पेयर के ऑप्शन पर नहीं, कमिश्नर के ऑप्शन पर। कमिश्नर इज ऑफ द व्यू दैट द पेमेंट ऑफ सैलरी वाज डेफर्ड। ठीक है, तो अब जरा इसको समझ लीजिएगा सब लोग क्या है ये बातें। अच्छा उसामा, केस 3 बड़ा आसान है यार, कि टैक्स ईयर 2020 में आपने जॉब की 12 महीने, कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस बंद रहे, तो आपको सैलरी मिल सकी 10 महीने की। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी हुई? 10 महीने की 2020 में। 2021 में हालात बेहतर हो गए, तो आपको 2021 की भी सैलरी 12 महीने की मिल गई, और पिछले 2 मंथ्स की भी एरियर मिल गए। तो टैक्स ईयर 2021 में आपने काम किया 12 महीने, सैलरी रिसीव की 14 महीने की। तो जरा बताइए टैक्सेबल कितनी होगी? 14 मंथ्स की होगी, सिंपल सी बात। तो टैक्स ईयर 2020 में काम किया 12 महीने, सैलरी टैक्सेबल 10 मंथ की, क्योंकि रिसीव 10 मंथ की थी। और टैक्स ईयर 2021 में काम किया 12 महीने और सैलरी मिली 14 महीने की, जिसमें 12 महीने वो भी शामिल थे और पिछले 2 मंथ भी शामिल थे। तो अब टैक्सेबल सैलरी कितने मंथ्स की होगी? 14 मंथ्स की, बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन रिसिट बेसिस। ठीक है। नाउ however salary may be taxed on accrual basis in case of an employee of a private company if the commissioner is of the view that the payment of salary was deferred. अच्छा देखें, अब आपको पता है प्राइवेट कंपनी का केस क्या होता है, जरा समझिएगा बेटा। प्राइवेट कंपनी का केस ये होता है कि प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर, वो आमतौर पर शेयर होल्डर ही होता है। क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी वाले केस में आमतौर पे जो डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर ही होता है। क्या कहते हैं इस बात को? वो अपने आप को ही नॉमिनेट कर लेता है बतौर डायरेक्टर। लेकिन जब आप अपने आप को बतौर डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं तो फिर आप उस वक्त शेयर होल्डर की कैपेसिटी में काम नहीं करते, फिर तो आप डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो बतौर डायरेक्टर भले आप शेयर होल्डर हो, लेकिन बतौर डायरेक्टर आप कंपनी के एम्प्लॉय माने जाएंगे। डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज माने जाएंगे, और बतौर एम्प्लॉय कंपनी जो उनको रेम्यूनरेशन देगी वो उनकी सैलरी के हेड में काउंट होगी। तो डायरेक्टर्स को मिलने वाली रेम्यूनरेशन जो है वो क्या है? सैलरी है। क्या कहते हैं? ये बात समझ में आती है आपको? अच्छा, लेकिन पब्लिक कंपनी वाले केस में आमतौर पर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स नहीं बन पाते, वहां डायरेक्टर्स अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले केस में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स तकरीबन एक ही बात है।
क्योंकि ये फैमिली बिजनेस होते हैं आमतौर पर। क्या कहेंगे आप इस बात को? अच्छा, अब समझिए जरा बात को। ठीक है जी, डायरेक्टर हैं घर के लोग अफराद, एक घर का एक फर्द जो है वो प्रोडक्शन डायरेक्टर है, दूसरा फर्द जो है वो सेल्स डायरेक्टर है, तीसरा जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर है। तो घर के अफराद में क्या कर दिया आपने? डायरेक्टरशिप बांटी भी। तो बतौर डायरेक्टर आपकी सैलरी फिक्स होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि आप जानबूझकर, देखिए, जो जो घर के बंदे हैं उनको समझाना तो आसान है कि यार अभी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, अभी हम अपने बिजनेस से सैलरी ले नहीं सकते। ठीक है, तो हम तो घर के लोग हैं, हम तो पैसे कैसे भी निकाल लेंगे। अभी सबसे पहले एम्प्लॉयज, जो असल एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनको पेमेंट्स करना जरूरी है पूरे हालात। तो ये पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स जो हों वो सैलरी रिसीव ना करें कंपनी से, क्योंकि उनका उनका ही बिजनेस है, ताकि उनके बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्या कहते हैं? कौन से डायरेक्टर्स? प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स, क्योंकि वही ऑनर्स हैं, वो जानते हैं बिजनेस उनका ही है, वही उसको मैनेज कर रहे हैं, तो डायरेक्टर। तो हो सकता है वो सैलरी अर्न तो कर रहे हो लेकिन सैलरी रिसीव ना करें। जैसे नवाज शरीफ ने सैलरी अर्न तो कर ली थी, रिसीव नहीं की थी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने मरवा दिया नवाज शरीफ को, बेटा ना अहल हो गया नवाज शरीफ। पता होगा आपको इस बारे में, नवाज शरीफ को अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने मरवा दिया। हाँ जी, तो हो सकता है बतौर डायरेक्टर सैलरी अर्न तो करें लेकिन सैलरी रिसीव ना करें। तो कमिश्नर बोलेगा यार ये तो होशियारी चल रही है, एक तरफ डायरेक्टर की सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन रही है, तो एक तरफ तो ये बड़े मजे से एक्सपेंस क्लेम कर रहा है अक्रूवल बेस पर, लेकिन जब सैलरी इसकी अर्न हो रही है, इधर ये लॉ को मिसयूज करके सैलरी रिसीव नहीं कर रहा, और रिसीव ना करके ये अपनी सैलरी को टैक्स नहीं होने दे रहा। तो अब कमिश्नर के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या करे। अब कमिश्नर के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या करे, वो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी को टैक्स करे। किस बेस पर? अक्रूवल बेस पर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल हालात के अंदर चाहे एम्प्लॉय प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो, नॉर्मल हालात में चाहे एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, किसी भी बिजनेस का एम्प्लॉय हो, उसकी सैलरी रिसिट बेस पे टैक्स होगी। लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनी के स्पेशल केस है, और उस स्पेशल केस में हो सकता है लोग जानबूझकर अपनी सैलरी को डेफर्ड कर रहे हो, यानी कि वो रिसीव ना कर रहे हो जानबूझकर, तो फिर कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी को टैक्स करे। किस बेस पर? अक्रूवल बेसिस पर। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, उसने 12 महीने में सैलरी रिसीव की है, कितने मंथ्स की? 3 मंथ्स की। तो उसकी सैलरी जनरल रूल के हिसाब से 3 मंथ्स की टैक्सेबल हुई रिसिट बेसिस पर। लेकिन अगर कमिश्नर अपना ऑप्शन इख्तियार करता है, तो फिर वो चाहे तो 3 महीने की सैलरी रिसीव होने के बावजूद भी उस डायरेक्टर की सैलरी को कितने मंथ्स पे टैक्स करे? 12 मंथ्स पर। लेकिन ये इख्तियार कमिश्नर के पास है। अगर कमिश्नर अपना इख्तियार नहीं यूज करता, और ये इख्तियार कमिश्नर के पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय वाले केस में, किसी और केस में नहीं है। ठीक है, तो अगर कमिश्नर ये इख्तियार इस्तेमाल ना करे तो फिर जनरल रूल अप्लाई होगा, और उस जनरल रूल का मतलब ये कि सैलरी इज टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन रेसिट बेसिस। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय वाले केस में कमिश्नर अपना ये इख्तियार यूज कर ले, तो फिर वो चाहे तो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी को वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकता है, बजाय इसके कि वो उसको रेसिट बेस पे टैक्स करे। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? क्लियर है बेटा सबको? सबसे पूछ रहा हूं। ओके ना, अच्छा जी, अब रिसिट की भी डेफिनेशन है लॉ के अंदर। ठीक है, और ये देखें, अगर आप रिसिट की डेफिनेशन देखते हैं तो आगे लिखा हुआ है सेक्शन 69, और ये सेक्शन 69 जो ना तमाम हेड्स ऑफ इनकम को कवर करने के बाद आता है। तो जब अगर हम ये जो ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, हम सेक्शन 3 से सैलरी को शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब इसको हम आगे लेके चलते हैं
तो जब तक ये सारे हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट ना हो जाएं, जैसे सेक्शन 39 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वहां तक सारे हेड्स चलते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सारे हेड्स कंप्लीट होते हैं ऑर्डिनेंस के अंदर, फिर शुरू होते हैं कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स वो रूल्स जिनका ताल्लुक तमाम हेड्स ऑफ इनकम से। तो रिसिट का लफ्ज चाहे सैलरी में आए या जहां कहीं भी आगे आए, ये कॉमन रूल अप्लाई होगा। रिसिट की खुद अपनी एक डेफिनेशन है टैक्स के नजदीक। तो जब रिसिट की एक डेफिनेशन है टैक्स के नजदीक, तो फिर सबसे पहले उस रिसिट की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझते हैं इस बात को? जवाब दें। तो नंबर 1 क्या है? रिसिट हैज बीन डिफाइंड सेक्शन 69 एज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। जो आपकी जेब में आया वो आपकी रिसिट है, लेकिन बास केस में कुछ चीजें आपकी जेब में नहीं आती, वो भी आपकी रिसिट होती है। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉय और अंडर एनी लॉ। ठीक है जी, आपके बिहाफ पर अगर कोई रिसिट अप्लाई की गई है जो आपने रिसीव नहीं की, लेकिन वो आपके बिहाफ पे हुई है, वो भी आपके लिए क्या मानी जाएगी? रिसिट मानी जाएगी। देखिए समझिएगा जरा बात को। अब इस बात को समझाने के लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे। अच्छा, अब आप जरा सैलरीड केस का चार्ट निकाल लें अपने पास। सब लोग निकाल लेंगे सैलरीड केस, कैटेगरी नंबर 1 या 2, सैलरीड केस। सब लोग सैलरीड केस निकाल लें। निकाल लिया? जवाब दें। ओके, 6 लाख तक तो इनकम क्या एग्जेम्प्ट है? 6 लाख तक तो इनकम एग्जेम्प्ट है, बताइए। अच्छा, ऐसे ही है। 8 लाख पे कितना टैक्स है? 8 लाख पे टैक्स बताइए। 5% निकालिए ना, 5% निकाल के 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000। 6 लाख तक तो एग्जेम्प्ट। अच्छा, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो होगा क्या बेटा? सैलरी आपने ग्रॉस कितनी कमाई है? 8 लाख रुपए, ऐसा ही है ना? तो 10,000 रुपए तो क्या हो गया? टैक्स कट गया ना। आपकी जेब में नेट कितना अमाउंट आएगा? 7,90,000। तो हम बोल सकते हैं भाई 7,90,000 इज व्हाट एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय। और वो 10,000 जो आपकी जेब में नहीं आया, वो कहां चले गए? टैक्स डिपार्टमेंट के पास। जो 10,000 रुपए एडवांस में टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को सेटल करेंगे नहीं करेंगे मुस्तकबिल, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो? ये क्या हो गया? अप्लाइड अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो मतलब क्या हुआ कि वो 10,000 रुपए जो आपकी जेब में नहीं आए, असल में वो आपके बिहाफ पे पे हुए हैं ना, तो वो भी तो आपने रिसीव किए कि नहीं किए? तो
आपने जो अमाउंट नेट रिसीव किया है 7,90,000, आप 7,90,000 पे टैक्स देंगे या आप 8 लाख पे टैक्स देंगे? आपकी ग्रॉस सैलरी 7,90,000 है या आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 8 लाख है? 8 लाख है। क्यों? फर्ज कर लीजिए, ये क्यों भाई 7,90,000 क्यों मिल रहा है? अच्छा, यहाँ पे रुक के एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर लीजिएगा, ये एक नई बात ऐड करने जा रहा हूं। ये 10,000 रुपए क्या है? डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर एज विदहोल्डिंग एजेंट। ठीक है जी, डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर एज विदहोल्डिंग एजेंट। अब ये क्या आपको लफ्ज समझ में आता है? डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। सैलरी आपकी 8 लाख थी, उस 8 लाख पर टैक्स कितना बना? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपका टैक्स जो एम्प्लॉयर ने अपने हाथ में रख लिया और 7,90 आपको पे कर दिया, और 10,000 जो एम्प्लॉयर ने अपने हाथ में रखा वो किसको पे कर दिया? टैक्स डिपार्टमेंट को। किसके बिहाफ पर? आपके बिहाफ पर। तो एम्प्लॉयर ऐसा क्यों कर रहा है? कोई लॉ है ना ऐसा करने के लिए? वरना उसको क्या पड़ी है कि वो आपकी सैलरी में से टैक्स काटे और एफबीआर को जमा करवाए, इतनी मेहनत करे। वो बोले आपको यार एक काम करो, 8 लाख रुपए तुम रखो तुम्हारी ग्रॉस सैलरी, और फिर तुम उस पर जो टैक्स बनता है खुद एफबीआर को पे कर देना। तो फर्ज कर लेते अगर आप 8 लाख रिसीव करते और आप ईमानदारी से टैक्स पे करते तो 8 लाख आपकी जेब में आते, उसमें 10,000 आप टैक्स पे करते तो बचता कितना आपकी जेब में? 7,90,000 ही बचता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एम्प्लॉयर जो टैक्स माइनस कर रहा है आपकी सैलरी से, उसको ऐसा करने के लिए कौन कह रहा है? लॉ कह रहा है। तो जब लॉ पेमेंट करने वाले को टैक्स डिडक्ट करने का बोलता है कि भाई जब तुम पेमेंट करो, जैसे तुम बतौर एम्प्लॉयर सैलरी पे करते हो, तुम सैलरी पे करते वक्त क्या करो? अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे बनने वाला टैक्स विदहोल्ड कर लो। तो जब लॉ ऐसा करने के लिए बोलता है तो ऐसे चेक्स को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विदहोल्डिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? विदहोल्डिंग एजेंट वो शख्स है जिस पर लॉ ने जिम्मेदारी आयद की है टैक्स विदहोल्ड करने की। तो क्या तमाम केसेस में टैक्स विदहोल्ड होगा? नहीं, तमाम केसेस में टैक्स विदहोल्ड नहीं होता, लेकिन जहां जहां होगा वहां वहां आपको पता लगता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर कौन है बेटा? एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर विदहोल्डिंग एजेंट है। यानी टैक्स लॉ ने एम्प्लॉयर को बाउंड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करते वक्त जो भी टैक्स बनता है वो उसमें से विदहोल्ड करें, डिडक्ट करें, और वो एक तरफ जमा करवा दें। किसको? एफबीआर को। तो ये जो पेमेंट एम्प्लॉयर ने की है किसके बिहाफ पे की है? ये जो पेमेंट एम्प्लॉयर ने की है किसके बिहाफ पे की है? बेटा आप सबका रिस्पॉन्स का मुंतजर हूं। एम्प्लॉय के बिहाफ पर, अंडर द लॉ, कानून की वजह से, अंडर एनी लॉ। ऐसा क्यों किया एम्प्लॉयर ने? कानून है इसलिए। अगर कानून ना होता तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? फिर एम्प्लॉय को अपनी सैलरी पूरी मिल जाती। तो कानून है तो उसने ऐसा किया है। तो उसके ऐसा करने से एम्प्लॉय ने 7,90,000 भी रिसीव किया, और जो 10,000 उसके बिहाफ पे हुआ वो भी उसकी रिसिट माना जाएगा। मतलब यानी कि उसकी ग्रॉस सैलरी 8 लाख ही मानी जाएगी। वो अपना टैक्स 8 लाख पे वर्कआउट करेगा, ना कि 7,90,000 पर। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा टैक्स से हट के बात कर लो। ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, शायद आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। अगर आप बीएमबीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन इदारे होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो एफबीआर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है। आपका बिजनेस जो बतौर एम्प्लॉयर टैक्स विथहोल्ड कर रहा है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जवाब दें, है कि नहीं? अच्छा, जब आप ये पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, डिजाइन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें से एक मॉडर्न स्ट्रक्चर कहलाता है शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन।
शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वो क्या करता है, अपने कस्टमर से वो काम लेता है जो आमतौर पे काम अपने एम्प्लॉइज से लिया जाता है। यानी अपने कस्टमर से वो काम ले रहा है जो एम्प्लॉइज से लेना होता है, और कस्टमर उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता, खुशी खुशी वो काम कर लेता है। तो इससे क्या होता है, इससे इदारे की कॉस्ट सेव होती है। जरा सोचिएगा इस बात का। मिसाल देता हूं मैं इसकी। ये बताइए, आप आम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर होता है, खाना लेकर आता है, फिर आप खाना खाते हैं, उसको टिप भी देते हैं, ऐसे ही है? जवाब दें। सबसे बात कर रहा हूं बेटा, जवाब आप सबके जवाब का मुंतजर रहता हूं। लेकिन अगर आप केएफसी जाते हैं, केएफसी जाते हैं, फिर क्या होता है? जरा बताइए, केएफसी जब आप जाते हैं तो फिर क्या होता है? केएफसी जब आप जाते हैं तो फिर क्या होता है? आप खाना भी खुद ही ऑर्डर करते हैं, ट्रे उठा के खुद ही लाते हैं, खुद ही खाते हैं। और पाकिस्तानी है तो ट्रे वहीं छोड़ देंगे, पाकिस्तान से बाहर होंगे तो ट्रे को यहाँ तक के उसके जो थ्रैश बिन है, थ्रैश बिन तक पहुंचाएंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। ऐसा ही ना, या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। यहाँ पे कैसे, मतलब आपने सारे काम वो कर लिए, यानी अब अगर आपको कोई बोले यार आप वेटरों वाला काम, वेटर्स वाला काम कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं लगा आपने वेटर्स वाला काम कर दिया, उससे क्या हुआ? उस इदारे की कॉस्ट क्या होगी? बच गई। अगर वो यही काम वेटर्स रख के करता तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती। क्या ख्याल है? तो इस तरीके से अगर हम एफबीआर को देखते तो एफबीआर ने क्या किया? एफबीआर ने कुछ लोगों को क्या बना दिया बेटा? विद होल्डिंग एजेंट बना दिया। क्या बना दिया? कि तुम एम्प्लॉयर हो, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी पे करो तो जो उस पर टैक्स बनता है वो हमें पहुंचा देना। हम नहीं आएंगे लेने के लिए, हम अपना बंदा नहीं भेजेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। तो अब एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को सैलरी भी दे रहा है, और एम्प्लॉयर जो है वो उसकी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो एफबीआर को पहुंचा भी रहा है। एफबीआर की टैक्स कलेक्शन कॉस्ट क्या हो गई बेटा? रिड्यूस हो गई। क्या ख्याल है आप? क्या टैक्स कलेक्शन कॉस्ट रिड्यूस नहीं हुई? ठीक है ना? तो विद होल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा। तो अब आप विद होल्डिंग एजेंट किसको बोलेंगे बेटा? ये मुझे क्लियर कर दें। आप विद होल्डिंग एजेंट किसको बोलेंगे? टैक्स में बार बार अब ये लफ्ज आएगा। विद होल्डिंग एजेंट वो शख्स है जिस पर एफबीआर ने पाबंदी आयद की है। पाबंदी मतलब उसको पाबंद किया है कि वो जब भी पेमेंट करेगा वो टैक्स विद होल्ड करेगा। तो अभी हमने विद होल्डिंग एजेंट की जो सबसे पहली एग्जांपल पढ़ी है वो एम्प्लॉयर के नाम से पढ़ी है। एवरी एम्प्लॉयर इज विद होल्डिंग एजेंट इन केस ऑफ सैलरी, चाहे वो बतौर इंडिविजुअल एम्प्लॉयर हो, चाहे वो बतौर एओपी एम्प्लॉयर हो, चाहे वो बतौर कंपनी एम्प्लॉयर हो। हर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स विद होल्ड करना है। उसके लिए शर्त ये कि वो सैलरी 6 लाख से एक्सीड करती हो। अगर जाहिर सी बात है 6 लाख तक सैलरी है, उससे कम है, तो उस पर कोई टैक्स ही नहीं बनेगा। जब कोई टैक्स ही नहीं बनेगा तो वो विद होल्ड कैसे कर सकता है? ठीक है जी। नहीं बेटा, इंसेंटिव नहीं मिलता, अगर ना करो जुर्माने हो जाते हैं। इंसेंटिव तो दूर की बात। ठीक है जनाब। तो अभी मैं इंसेंटिव होता तो मैं खुद ही बोल देता, ये इजाफी बात हो जाएंगी आपके लिए। तो आपको समझ में आया विद होल्डिंग एजेंट किसको बोलेंगे? चले, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस केस को एनालाइज कीजिए। 7,90,000 इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। 10,000 is applied on behalf of the employee under the law, under the instruction of the law. वो 10,000 रुपए जो उसने पे किए हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर, वो अंडर द लॉ, कानून के तहत पे किए हैं। तो इस तरह जो एम्प्लॉय की जो रिसिट हुई, सैलरी हुई, वो कितनी हुई? 8 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी।
जिसमें वो 10,000 रुपये भी शामिल है जो विदहोल्ड किए गए। कोई मुश्किल बात बेटा यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा और एग्जाम्पल हो सकती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं कि एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के कहने पर, तो एम्प्लॉय के कहने पर कोई पेमेंट कर दे। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय है, उसकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय जो है वो चाहता है कि वो एक नई गाड़ी बुक करवाए, लेकिन करंटली उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि वो गाड़ी बुक कर सके। तो वो अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप क्या करें, मेरे लिए एक गाड़ी बुक करवा दें, और गाड़ी की कीमत है फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए, फिर आप इसको मेरी सैलरी से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 24 लाख रुपए, तब हुआ क्या, जरा बताइए। जरा 24 लाख पे टैक्स वर्कआउट कीजिएगा, जरा 24 लाख पे टैक्स वर्कआउट कीजिएगा। चौबीस लाख पे जरा टैक्स वर्कआउट कीजिएगा। 1,80,000 रुपए, जवाब दें। तो अब जरा बताइएगा, अब समझेगा जरा बात को। अगर 24 लाख रुपए एम्प्लॉय की सैलरी है, जिसमें से 1,80,000 तो एम्प्लॉयर ने टैक्स विथहोल्ड कर लिया, 12 लाख उसने वो माइनस कर ली जो उसने उसके बिहाफ पर पे किए थे उसकी इंस्ट्रक्शन पर। तो 12 लाख और 1,80,000 कितने हुए, 13,80,000। तो जरा बताइए एम्प्लॉय ने रिसीव कितना किया, उसकी जेब में कितना अमाउंट आया। 24 लाख में से 1,80,000 टैक्स माइनस कीजिए, और 12 लाख वो वाले माइनस कर लीजिए जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए गाड़ी बुक करवाई थी या गाड़ी खरीदी थी। तो जेब में कितना आया, 10,20,000 रुपए। क्या बोलो इसको, 10,20,000 को एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय, ऐसे ही। उसके बाद 12 लाख को क्या बोलूं, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। वो 12 लाख रुपए जो एम्प्लॉयर ने पे किए थे, किसके कहने पर, एम्प्लॉय के कहने पर, ठीक है। और 1,80,000 रुपए क्या है, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ। और जो 1,80,000 रुपए उसकी सैलरी से माइनस हुए जो उसको मिले नहीं है, वो भी उसके बिहाफ पे हुए, लेकिन वो कानून के तहत पे हुआ। तो अगर मैं इन तमाम अमाउंट्स का सम कर दूं तो सम कितना बनेगा, 24 लाख रुपए। तो टोटल रिसिट कितनी बनी बेटा, 24 लाख रुपए की रिसिट बन गई। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हुई उसकी, 24 लाख रुपए, ठीक है। अब ये और बात है कि अगर एम्प्लॉयर बोले कि भाई ये गाड़ी के पैसे मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी के अलावा देता हूं, तो फिर तो उसने 24 लाख रुपए भी रिसीव किए और 12 लाख उससे अबव रिसीव किए, तो उसकी सैलरी 36 लाख हो जाएगी। क्या ख्याल है आप लोगों का बेटा? जवाब दें बेटा। ओके जनाब, तो ये अब जरा क्विक, ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, और ये क्या एग्जांपल्स हैं बेटा। रिसिट हैज बीन डिफाइंड एक्चुअली रिसीव बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज एम्प्लॉय है, ये सिर्फ सैलरी से कनेक्ट करने के लिए। लॉ में यहाँ पे लफ्ज पर्सन है, एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना।
अब पर्सन का मतलब ये है कि ये जिस भी हेड ऑफ इनकम पे अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, सैलरी पर। तो लिहाजा हम यहाँ पे लफ्ज पर्सन के बजाय लफ्ज क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय पढ़ रहे हैं। तो रिसिट हैज बीन डिफाइंड as actually received by the employee, applied on behalf of the employee, at the instruction of the employee or under any law. Employees, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, employees contribution to provident fund or tax deducted at source and deposited into the government treasury. जो सेकंड एग्जाम्पल दी हुई वो हमने कवर किया। प्रोविडेंट फंड क्या होता है वो इसी चैप्टर में आएगा, जब प्रोविडेंट फंड पढ़ाऊंगा मैं तो इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा कि भाई प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पर किस तरह पे हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद रिसिट के अंदर एक तीसरी चीज है, वो क्या है, मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय। तो अगर एक चीज एम्प्लॉय को अवेलेबल कर दी गई है लेकिन उसने खुद से रिसीव नहीं की तो फिर भी वो भी रिसिट मानी जाएगी। ठीक है जी। तो ऑफिस बाज़ दफा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी जेब से कुछ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं ऑफिस के लिए, और उनकी क्या मिल जाती है ऑफिस की तरफ से, उनको रीइंबर्समेंट। अगर वो ऑफिस के किसी काम से बाहर गए, उन्होंने ट्रेवलिंग की, लेकिन वो ट्रेवलिंग जो थी वो ऑफिस पर्पस के लिए थी, वो अपनी जाती मफाद के लिए बाहर नहीं गए थे, वो ऑफिस के किसी काम के लिए बाहर गए थे। ठीक है जी। मीटिंग के लिए बाहर गए किसी और जगह पर, तो जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है वो वक्ती तौर पर तो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से पे कर दी। ठीक है। बाद में वो क्या हो गया, उसको वो चेक रीइंबर्स हो गया। लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो पेमेंट्स ऑफिस के कामों के लिए आपको मिलेंगी वो आपकी सैलरी में नहीं जाएंगी। ठीक है, कि एक पेमेंट आपने अपनी जेब से की और वो आपकी जेब में वापस आ गई, इफेक्ट इज कैंसिल, इफेक्ट इज निल। लेकिन अगर आप अपने किसी पर्सनल काम के लिए कोई पेमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई हेल्थ इशू है, और हेल्थ इशू वाले मामले के अंदर अगर आप अपनी हेल्थ, आपका जाती मसला है, तो अगर आप किसी हॉस्पिटल से कोई चेकअप करवाते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, और वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसका जो बिल है वो बिल आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते हैं कि रीइंबर्स कर दिया जाए, या कोई आप मेडिसिन परचेज करते हैं जिसकी पेमेंट आप किससे वसूल करते हैं, तो ये आपका जाती खर्चा है। और ये अगर आपको आपकी सैलरी के अलावा अबव मिल रहा है तो फिर ये अमाउंट आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये अभी हम आगे जाकर पढ़ लेंगे जनाब कि अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं और एम्प्लॉय अपनी जेब से पे कर दे और फिर वो एम्प्लॉय को रीइंबर्स कर दे तो फिर वो अलग से सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। हाँ, अगर एम्प्लॉय का कोई पर्सनल एक्सपेंस है, वो एम्प्लॉय ने पे किया और बाद में वो उसको रीइंबर्स कर दिया गया, तो फिर वो पर्सनल एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट जो होगी वो सैलरी का पार्ट बनेगी, वो सैलरी में शामिल मानी जाएगी, क्योंकि वो जो बेसिक सैलरी है उससे अबव है, अलग से वो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। ये सारी बातें हम आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी रिसिट की बात हो रही है। तो फर्ज कर लें भाई कि आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस इनकर किया और उसकी रीइंबर्समेंट जो थी वो आपने क्लेम की किससे, अपने एम्प्लॉयर से। तो उसका चेक अवेलेबल था टैक्स ईयर के एंड पर, जैसे उसका चेक अवेलेबल था टैक्स ईयर 2020 के एंड पर। फॉर एग्जांपल 30 जून को वो चेक रेडी था, आप जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो चेक आप क्या करते हैं, वहां से उठा लेते, वो चेक आप रिसीव कर लेते। लेकिन हुआ ये कि वो चेक आपने रिसीव कब किया, वो चेक आपने रिसीव किया अगले टैक्स ईयर के स्टार्ट पर, 1 जुलाई पर। तो क्योंकि चेक आपके पास मेड अवेलेबल हो गया था, ये तो आपने देर कर दी उस चेक को पिक करने में, तो लिहाजा वो जो अमाउंट आपके लिए रीइंबर्समेंट का अवेलेबल कर दिया गया, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अवेलेबल था, अगर वो चेक रिसीव कर लेते तो आपको उसकी रीइंबर्समेंट मिल जाती टैक्स ईयर 2020 में ही। लेकिन क्योंकि आपने खुद से देर की और उसको कब रिसीव किया, टैक्स ईयर 2021 में, तो अब वो रिसिट जो है वो मेड अवेलेबल होने की बुनियाद पर कहाँ मानी जाएगी, टैक्स ईयर 2020 में। तो जो चीज एम्प्लॉय को मेड अवेलेबल कर दी गई लेकिन वो उसको खुद से रिसीव ना करे, यानी मतलब वो खुद रिसीव करने में क्या करे, देर करे, तो फिर वो मेड अवेलेबल होने की बुनियाद पे क्या मानी जाएगी बेटा, रिसिट ही मानी जाएगी। तो रिसिट हैज बीन डिफाइंड एज actually received by the employee, applied on behalf of the employee, at the instruction of the employee or under any law,
और लास्ट वन इज व्हाट, मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। जो चीज एम्प्लॉय को मेड अवेलेबल कर दी गई वो भी उसके लिए क्या मानी जाएगी बेटा, रेसिट मानी जाएगी। ये एग्जांपल लिखी हुई है, चेक इश्यूड टू एन एम्प्लॉय और अ बेनिफिट और परक्विजिट इंक्लूडिंग बेनिफिट इन काइंड इज मेड अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय। तो अगर आपको वो चेक इशू कर दिया गया है लेकिन आपने वो चेक रिसीव नहीं किया और वो अगले टैक्स ईयर में रिसीव किया तो मेड अवेलेबल होने की बुनियाद पर वो रेसिट माना जाएगा। इस तरीके से कंपनी अपने एसेट डिस्पोज ऑफ कर रही है। कंपनी करती है एसेट डिस्पोज ऑफ, कंपनी का फर्नीचर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, कंपनी का कंप्यूटर लैपटॉप डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। जवाब दें। कंपनी सामान चेंज करती है हर 5 साल 3 साल में। तो जब कंपनी ऐसा कर रही है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो चाहते हैं कि कंपनी क्या करे, सामान उनको प्रोवाइड कर दे। ऐसे एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप कंपनी अगर बेच रही है तो एम्प्लॉय बोलेगा यार लैपटॉप हमें दे देना चाहिए कंपनी को फ्री में, भले फ्री में दे दे या भले मार्केट वैल्यू से कम पैसे चार्ज करके दे दे। तो बाद दफा ऐसा होता है कंपनी जो एसेट डिस्पोज ऑफ करती है वो ज्यादातर जो है वो एसेट कंपनी के एम्प्लॉयज परचेज कर लेता है, या कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो एसेट प्रोवाइड कर देती है बास केसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर इस तरह कोई एसेट कंपनी का डिस्पोज ऑफ हो रहा है और वो एसेट कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है, तो अगर वो एसेट कंपनी ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया है टैक्स 2020 के एंड पर, मेड अवेलेबल कर दिया है कि वो उसको घर ले जाए मेड अवेलेबल होने की बुनियाद पर, लेकिन वो उसको घर लेके कब जाता है, टैक्स 2021 में, अगले टैक्स ईयर में। तो क्योंकि वो एसेट मेड अवेलेबल था तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो बेनिफिट बनी उसके लिए, वो उसकी सैलरी का पार्ट मानी जाएगी। मतलब अब यहाँ पर हमें सैलरी में टैक्सेशन सीखनी है कि सैलरी में अगर आपको कोई बेनिफिट इन काइंड मिले तो उस बेनिफिट को सैलरी का पार्ट कैसे माना जाएगा। अभी तो यहाँ डिस्कशन हो रहा है टाइमिंग का कि भाई एक चीज आपने रिसिट कब की, कब वो रिसीव की, कौन से टैक्स ईयर में वो रिसिट मानी जाएगी, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। तो जब तक रिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका आंसर सही नहीं आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको रिसिट वाला डिस्कशन समझ में आया होगा बेटा। जवाब दें। चलें, अच्छी बात है बेटा। अब एक पॉइंट सी दिख रहा होगा, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या आपके पास, व्हाट इज सी पॉइंट? रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। ये भी कॉमन रूल है, इसका ताल्लुक स्पेशली सैलरी से नहीं है, तमाम हेड्स ऑफ इनकम से बिलोंग करता है, लेकिन क्योंकि अभी ये सैलरी के रेफरेंस से हम पढ़ रहे हैं तो इसको सैलरी के मायनों में हम पढ़ेंगे। It has been specified that any income tax on receipt basis shall not become taxable again on accrual basis and vice versa. If any expenditure is deductible on due basis, the same shall not be deducted when it is paid and vice versa. अब एक्सपेंडिचर की बात आ गई तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर का ताल्लुक तो सैलरी से नहीं है, सैलरी तो ग्रॉस टैक्स होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कॉमन रूल है, और कॉमन रूल होने का मतलब क्या है, इसका ताल्लुक तमाम हेड्स ऑफ इनकम से है। तो हेड्स ऑफ इनकम में एक हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस हम एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं। तो खैर अब ये तो हम एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम सैलरी की बात करें। और ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है। वो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी इनकम 2 बार टैक्स नहीं हो सकती, एक बार अक्रूवल बेस पर और एक बार रेसिट बेस पर। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात थी। ठीक है, वो जो एग्जांपल हमने कवर की कि टैक्स ईयर 2020 में एक बंदे ने सैलरी रिसीव की 10 महीने की, ठीक है जी, तो टैक्स भी उसने पे किया होगा किस बात पर, 10 मंथ की सैलरी पर। अगले टैक्स ईयर 2021 में उसने सैलरी रिसीव की 14 मंथ्स की, तो अब उसको टैक्स पे करना है 14 मंथ्स की सैलरी पर। अब वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने सैलरी इस टैक्स ईयर में कमाई है 12 मंथ की, तो मैं 12 मंथ की सैलरी पे टैक्स दूं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो प्रिंसिपल कोई एक ही होगा, या तो आपकी इनकम अक्रूवल बेस पे टैक्स होगी, या आपकी इनकम जो है वो रेसिट बेस पे टैक्स होगी। तो जो भी प्रिंसिपल होगा वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही चीज को आप 2 बार टैक्स करें। अब सवाल है कि सर एक ही चीज 2 बार टैक्स कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपने सैलरी रिसीव की 10 महीने की, लेकिन कमिश्नर ने बोला नहीं भाई आपको तो टैक्स देना है 12 महीने की सैलरी पर। ठीक है, आपने बोला 12 महीने की सैलरी पे टैक्स देते हैं,
लेकिन जब अगला साल शुरू हुआ तो अगले साल आपको सैलरी रिसीव हुई 14 मंथ्स की, तो आप पिछले टैक्स ईयर में इन 14 मंथ्स की सैलरी में से 2 मंथ की सैलरी पे अक्रूवल बेस पे टैक्स दे चुके हो ना, तो क्या अब आप 14 मंथ्स की सैलरी पे टैक्स दोगे, या अब इस केस में स्पेशली आप 12 मंथ्स की सैलरी पे टैक्स दोगे? भले आप सैलरी रिसीव करो 14 मंथ्स की, तो अगर आप अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट रखते हो तो फिर अक्रूवल बेस के हिसाब से दोनों टैक्स ईयर के अंदर 12-12 महीने की सैलरी क्या होगी, टैक्स होगी। तो मतलब टैक्सेबिलिटी के लिए बेसिस जो है ना, बेसिस कोई एक बेस होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक साल में तुम बोलो कि भाई मैंने सैलरी टैक्स की, कमिश्नर ने बोला कि भाई मैंने तुम्हारी सैलरी टैक्स की अक्रूवल बेस पर, वहां तुमने 12 महीने की सैलरी पे टैक्स पे कर दिया 10 महीने की रिसीव करने के बाद, और जब अगले टैक्स ईयर में तुमने सैलरी रिसीव की 14 मंथ्स की, तो अब कमिश्नर बोले नहीं भाई तुम्हारी सैलरी जो टैक्स होगी वो 14 मंथ्स की टैक्स होगी, क्योंकि रिसिट बेस पे टैक्सेबिलिटी है। तो जब आप पिछले साल टैक्सेबिलिटी करते हो अक्रूवल बेसिस पर, तो 2 महीने की सैलरी वो भी टैक्स हो जाती है जो आप रिसीव नहीं कर रहे हो, और जब आप अगले साल टैक्सेबिलिटी करते हो रिसिट बेसिस पर, तो 2 महीने की सैलरी जो ऑलरेडी पिछले साल अक्रूवल बेस पे टैक्स हो रही है वो दोबारा टैक्स हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, डबल टैक्स नहीं हो सकता, कोई भी इनकम 2 बार टैक्स नहीं हो सकती, और कोई भी एक्सपेंस 2 बार एक्सपेंस क्लेम नहीं हो सकता, एक बार अक्रूवल बेस पर और एक बार पेमेंट बेस पर। तो आपकी जो बेसिस होंगी वो कोई एक ही होगी, या तो अक्रूवल बेस या फिर बेटा क्या, receipt base. It has been specified that any income taxed on receipt basis shall not become taxable again on accrual basis, and vice versa. Likewise, if any expenditure is deductible on due basis, the same shall not be deducted when it is paid, and vice versa. हाँ भाई, कोई इस बात को समझने में डिफिकल्टी हो तो बोलिए बेटा, प्लीज बोल दीजिएगा लाजमी सब लोग। थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है ये, आपको अच्छी तरह इसको सुनने की जरूरत है बेटा, अच्छी तरह, वरना थोड़ा भी आप अगर डाइवर्ट हुए ना तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी पता नहीं लगेगा आपको। हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे, सब लोग बताइए प्लीज, रिस्पॉन्स प्लीज जनाब, सब लोग। ठीक है जी, ओके, चले, अच्छी बात है, जबरदस्त, गुड। तो इसको फिर मैं यहां तक स्टॉप करूंगा आज, और आप इसको दोबारा सुनिए, अच्छी तरह सुनिए मैंने क्या बातें की, क्योंकि ये बातें मिक्स होने के बड़े चांसेस हैं। ये लेक्चर जब मैं अपलोड कर दूं आप उसको दोबारा अच्छी तरह सुनिए, तो फिर मैं कल की क्लास में सैलरी की डैश में बात करूंगा, और ये आपके पास बहुत मौका है कि आप अपने चैप्टर्स 1-2 के साथ ये 3 भी कंटिन्यू करें, और पिछला रिवीजन करते रहें, एक दफा पढ़ते रहें पीछे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आई होगी, और कल मैं सैलरी की डेफिनेशन से बात शुरू करूंगा। ओके बेटा, तो इसको यहां तक स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।